प्लानिंग करना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर प्लानिंग आप सिर्फ अपने काम के ऊपर कर सकते हैं। बाकी आपके जीवन में क्या होगा और कैसे होगा उसकी प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं। आप संत तुकाराम महाराज के ऊपर की फिल्म निर्देशित करिए। देखिए, सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सिनेमा वालों को पता है, जो लोग सिनेमा में काम करते हैं, कि जादू चलता है हमारे यहाँ। नमस्कार, सिनेविजन टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आदित्य ओम, एक बहुमुखी कलाकार जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में तेलुगु फिल्मों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। फिर हिंदी सिनेमा में एक सफल लेखक और निर्देशक के रूप में खुद को स्थापित किया है। आदित्य अपनी दमदार एक्टिंग, बेहतरीन कहानी लिखने की कला और सिनेमा के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके सफ़र के बारे में, कुछ अनकहे किस्से और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आदित्य, आपका बहुत स्वागत है सिनेविजन टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। आपकी यात्रा की जो हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, जैसे ट्रेन पे लिखा होता है ना, 3 डेस्टिनेशन लिखे हुए होते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता। तो उसी तरह से आपकी यात्रा भी हमें दिखाई देती है कि हिंदी टेलीविज़न, फिर तेलुगु सिनेमा और फिर हिंदी सिनेमा। तो ये जो आपकी यात्रा रही, उसके बारे में आप हमें बताएं कि कैसे शुरू हुई और कहाँ तक आपको लेकर जा रही है। बड़ी लंबी यात्रा है, तो बहुत बड़ा फ्लैशबैक आपने बोल दिया, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगा। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकला और मुंबई आया था। मैं एक एक्टर के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 97-98 की। तो 97-98 में मैं मुंबई आया, थिएटर किया, मुझे सीरियल्स में काम मिले, सीरियल्स में मैं एक जाना पहचाना नाम हो गया। उसके बाद मुझे एक तेलुगु फिल्म मिल गई ऑडिशन, और तेलुगु डायरेक्टर को मैं पसंद आ गया, और उसके बाद मेरा तेलुगु इंडस्ट्री में जाना हुआ। तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने कुछ 10-12 साल अच्छा काम किया। मेरे काम में थोड़ा सा बीच उस तेलुगु इंडस्ट्री में ब्रेक आ गया था। उसके बाद मैंने हिंदी फिल्मों में एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर काम करना स्टार्ट किया। फिर से मेरा तेलुगु करियर भी पैरेलली ही चल गया। तो ये पूरी जर्नी एक नटशेल में है। इस पूरी जर्नी से बस एक ही चीज़ मैंने ये सीखी है कि प्लानिंग करना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर प्लानिंग आप सिर्फ अपने काम के ऊपर कर सकते हैं, अपने टैलेंट के ऊपर कर सकते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर कर सकते हैं, अपनी निष्ठा के ऊपर कर सकते हैं। बाकी आपके जीवन में क्या होगा और कैसे होगा उसकी प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनूंगा। वो हुआ। फिर उसके बाद जब मेरा समय अच्छा नहीं चला, तो मैंने तब भी ये नहीं सोचा था कि मैं दोबारा से राइज़ करूँगा, लेकिन वो भी हुआ। मैं हिंदी में फिल्में बना पाऊँगा एज ए निर्देशक, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 फिल्में, ये भी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो सब भी हुआ। तो मतलब वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो वही हो रहा है, और बस यही मेरी छोटी जर्नी थी। इस यात्रा में जब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो एंटरटेनमेंट वहाँ पर यही हमें सब नज़र आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप जिस फिल्म को लेकर आ रहे हैं हम सबके सामने, संत तुकाराम, 18 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और 700 सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। ये आइडिया कैसे आया कि एक संत की जीवनी पर आप आधारित कोई फिल्म बनाएं? जी, इसका ज़्यादातर करके श्रेय मैं अपने प्रोड्यूसर को दूंगा। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं बी गौतम जी, उन्होंने, वो बहुत बड़े भगवान विट्ठल के भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि उनके मन में ऐसा था कि इस तरह की एक फ़िल्म बनाई जाए। तो उन्होंने मेरी एक पहले की फ़िल्म माँ साहब देखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया
और बाकायदा मतलब अप्रोच क्या किया, वो मोबाइल फ़ोन में नहीं रखते, उन्होंने मेरी घंटी बजाई मेरे घर की कि मैंने आपकी फ़िल्म देखी है, मैं चाहता हूँ कि आप संत तुकाराम महाराज के ऊपर की फ़िल्म निर्देशित करिए। देखिए, सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सिनेमा वालों को पता है, जो लोग सिनेमा में काम करते हैं, जो लोग राजनीति में भी काम करते हैं या स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं, कि जादू चलता है हमारे यहाँ। किसी दिन आप 175 रन बना देते हो 70 बॉल्स में, किसी दिन पहली बॉल पे आउट हो जाते हो। तो ये कुछ एक अलग किस्म का जादू है जो सिनेमा, राजनीति और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होता है। जिस व्यक्ति को बारे में आपको ऐसा लगता है कि 5 साल पहले अरे ये तो एमएलए भी नहीं बन सकता है, वो पता चला 3 साल में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि मतलब ये जादू होता है कुछ, जो एक आदमी को अचानक से अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है। तो इसका ज़्यादातर श्रेय मैं अपने प्रोड्यूसर को देना चाहूँगा। जब वो मेरे पास लेकर आए, उसके तुरंत बाद कोविड का समय आ गया था, तो मेरे पास बहुत सारा समय हो गया था रिसर्च करने के लिए। मैंने रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च की मैंने संत तुकाराम महाराज के ऊपर। तो रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मुझे फिल्म 100% बनानी चाहिए, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से बनानी चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, और बहुत रेलेवेंट मैसेज है, बहुत प्रासंगिक है संत तुकाराम महाराज की कहानी। क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से हर चीज़ पे डिबेट हो रही है और हर चीज़ पे विवाद भी हो रहा है कि धर्म क्या है, भाषा क्या है, समानता क्या है, अंधविश्वास क्या है, जातिवाद क्या है, जाति प्रथा क्या है, इन सब के बारे में संत तुकाराम महाराज ने बहुत अच्छी अभंग लिखे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे सीख लिखे हैं। तो बहुत ज़रूरी था इनके ऊपर फिल्म बनना, और मुझे बहुत खुशी है कि सेंसर बोर्ड ने बिना एक भी कट के फिल्म पास की है। 18 जुलाई को दर्शकों के सामने होगी, बाकी ईश्वर इच्छा। और इसकी कास्टिंग के लिए किस तरह से आपका जो होमवर्क रहा है इस फिल्म के पीछे, उसमें कितना समय लगा, क्या आपने रिसर्च किया और उसका क्या अनुभव रहा? इससे पहले के सवाल में आपने एंटरटेनमेंट बोला था, तो उसके मैं थोड़ा वहाँ से लेकर फिर कास्टिंग वाला फटाफट मैं जल्दी में बोलता हूँ कि कुछ लोगों ने इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं। उसमें से कुछ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लीडर्स भी हैं कि सिनेमा का काम होता है सिर्फ एंटरटेन करना। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई भी कहानी ऐसी कैसी आप बना सकते हो जिसमें कोई वैल्यू या जिसमें कोई संदेश नहीं हो। उनको ये बात नहीं पता होगी कि उनकी बनाई हुई फिल्मों में से भी कोई ना कोई संदेश जाता है, क्योंकि कला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ही आदमी सीखता है, मानव सभ्यता सीखती है। तो हर कहानी होती है, हर कला की कोई भी चीज़ होती है, सिनेमा हो, सॉन्ग हो, वो हमको कुछ ना कुछ दे कर जाती है। हमारी चेतना के निर्माण में वो बहुत आगे का काम करती है। तो सिनेमा इज़ नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, इट इज़ ऑल्सो कॉन्शियसनेस क्रिएशन। तो और ये पहले के फिल्म मेकर्स की ये बड़ी, वो हर फिल्म में ऐसा करते थे। जो राज कपूर साहब, जब उन्होंने प्रेम रोग बनाई तो विधवा पुनर्विवाह के बारे में थी, सत्यम शिवम सुंदरम खूबसूरती के बारे में थी। क्या वो फिल्में हिट नहीं थी? वो फिल्में भी हिट थी, वो मनोरंजक थी, साथ में संदेश भी था। राम तेरी गंगा मैली, गंगा जी के प्रदूषण के बारे में इतनी अच्छी फिल्म बनाई। मेरा नाम जोकर कलाकारों की ज़िंदगी के ऊपर बनाई हुई फिल्म थी। फिर जो फिल्म आखिरी उनकी फिल्म थी हिना, वो भी 2 देशों के संबंधों के ऊपर बनाई हुई फिल्म थी। तो हर कलाकार, हर जो एक जिम्मेदार फिल्म मेकर होता है, वो कोशिश करता है कि मनोरंजन भी दे और मनोरंजन के साथ साथ समाज निर्माण में और देश निर्माण में हेल्प भी करे। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबकी बाध्यता है। जब मैं इस फिल्म की कास्टिंग कर रहा था तो ये मेरे मन में इस बात थी कि कोई ऐसा व्यक्ति संत तुकाराम महाराज का किरदार अदा करे जिसको मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास के बारे में पता हो। तो मैं एक बात बहुत क्लियर था कि कोई मराठी एक्टर ही करेंगे ये किरदार संत तुकाराम महाराज का, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे को बचपन से ही पता है कि संत तुकाराम महाराज कौन है, नामदेव जी कौन, ज्ञानेश्वर जी कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, महात्मा फुले, वो लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं पहली हिंदी फिल्म बना रहा था संत तुकाराम महाराज के ऊपर, लेकिन मराठी में 3-4 फिल्में बन चुकी थी, कुछ सीरियल भी बने हैं। तो मैं ये चाहता था कि कोई मराठी व्यक्ति ही करे। तो सुबोध भावे जी हमारे दिमाग में आए और हमने देखा कि वो बायोपिक किंग हैं, 90 से ज़्यादा फिल्में की हैं, दुनिया के सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं, देश विदेश में नाम है और मराठी सिनेमा के टॉप 3 अभिनेताओं में उनका नाम है। तो हमने कहा इससे अच्छा कौन होगा। तो हमने सुबोध जी को स्टोरी सुनाई और उन्होंने कहा कि ये फिल्म मेरे लिए बनी थी और मेरे लिए लिखी गई थी ये फिल्म, और ईश्वर की इच्छा है कि मैं ये रोल करूं, क्योंकि ये रोल मेरे पास 5 बार आ चुका है, लेकिन 5 बार कुछ ना कुछ व्यवधान हो गई। और मैं मेरे करियर की शुरुआत में, सुबोध भावे जी ने कहा कि मेरे करियर की शुरुआत में विजय तेंदुलकर जी लेकर आए थे, महान विजय तेंदुलकर जी लेकर आए थे ये फिल्म कि सुबोध के साथ मुझे संत तुकाराम करनी है। उस समय नहीं हो पाई थी, बीच में 1-2 बार और नहीं हो पाई, और अब ये होना ही था
कि लिखा था कि मैं, तो इसलिए मैंने संत तुकाराम महाराज के किरदार के लिए सुबोध का चयन किया। कुछ और किरदार थे जो बहुत महत्वपूर्ण, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रोल कर रहे थे फिल्म में, उसके लिए मुझे फिर से मंझे हुए कलाकारों की ज़रूरत थी, इसलिए संजय मिश्रा जी का चयन हुआ। अरुण गोविल जी को भी हमने इस फिल्म में रखा है क्योंकि जो विट्ठल हैं, जो भगवान कृष्ण का एक रूप है, वो अरुण गोविल जी से अच्छा कौन होगा। पूरी दुनिया उनको राम के नाम पे और राम के जैसे और हाँ देखती है, तो उनका भी इस ऐसे ही सिलेक्शन हुआ। वॉइस ओवर के लिए हमको एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जिसको लोग सुने, तो मुकेश खन्ना जी से अच्छी आवाज़ कौन सी हो सकती थी, इसलिए मुकेश खन्ना जी का चयन हुआ। हेमंत पांडे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा मैं कुछ कॉमेडी से अलग करना चाहता हूं, तो उनको सूफ़ी बाबा अनगढ़ शाह की भूमिका उनको हमने दी। उसी तरीके से ललित तिवारी जी हैं, मुकेश भट्ट जी हैं, गणेश यादव जी हैं, और ऐसे तमाम कलाकार हैं जो थिएटर और वेब सीरीज़ की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फिल्म में काम किया। जैसा आपने बताया कि जो आपके एक्टर हैं उनके जीवन की शुरुआत में संत तुकाराम आई, तो ये वही जादू वाला ट्रिक। हाँ, ये वही जादू वाला ट्रिक है। देखिए, इसमें दोनों जादू होते हैं। एक नॉर्मल जादू भी होता है अंशुल जी, एक काला जादू भी होता है। जब हम लोगों को काला जादू गिरता है तो हम लोग एकदम फर्श पे हो जाते हैं, और जब ऊपर वाला उठाता है तो सुपरस्टार भी कोई हो जाता है और फिर लंबे समय तक बना भी रहता है। बिल्कुल। आप एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, और आप डायरेक्टर भी हैं। ये तीनों किरदार, इनमें से सबसे आपके दिल के करीब कौन सा किरदार, आपका खुद का किरदार? और दूसरा, इन तीनों को करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? देखिए, शुरुआत तो मैंने एज एन अभिनेता की थी। मेरे मन में यही था कि हीरो बनूं, हीरो, एक्टर नहीं। मेरे मन में तो यही था कि हीरो बनूं। धीरे धीरे मुझे और समझ आई चीज़ों की, तो मेरा पहला लव तो एक्टिंग ही था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। पर सिनेमा से तो प्रेम था ही। सिनेमा की जर्नी के दौरान मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो निर्देशक होता है वही सिनेमा का असली जनक होता है, वही सिनेमा का असली क्रिएटर होता है। हम लोग तो आते हैं, उसके हाथ में पपेट बन के रह जाते हैं। अगर वो अच्छा है तो हमारा काम अप्रिशिएट हो जाता है, अगर निर्देशक बुरा है तो हमको भी गालियाँ पड़ती हैं, फिल्म को भी गालियाँ पड़ती हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, तो फिर निर्देशक की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगा मेरे एक्टिंग करियर के साथ ही साथ। राइटिंग में हमेशा से करता था, बचपन से करता था। हमारी फैमिली में पूरा इंटेलेक्चुअल माहौल था, तो राइटिंग हम लोगों को बहुत इनकरेज की जाती थी। बचपन से ही पिताजी हमको अच्छी अच्छी किताबें वगैरह दिया करते थे पढ़ने के लिए, तो राइटिंग में हमेशा से करता था। लेकिन मैं एन्जॉय जो करता हूँ, अब जो मैं एन्जॉय करता हूँ, वो मैं डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। एक्टिंग मेरे लिए एक पिकनिक जैसा हो गया है अब। मतलब हाँ, फॉर अ चेंज, और वो आसान काम लगने लगा है कि जाइए वैनिटी वैन में बैठिए, मेकअप करवाइए, और 1-2 घंटे का काम होता है सारे दिन में। आप कितने शॉट दोगे? कितने लंबे शॉट होते हैं? 1 मिनट के तो शॉट होते हैं, है ना? 1 या 2 मिनट के शॉट होते हैं, और कितने आप शॉट दे दोगे? 50 शॉट दे दोगे एक दिन में, 50 शॉट से ऊपर तो 2-2.5 घंटे का काम होता है मैक्सिमम। बाकी टाइम आराम ही होता है, अनलेस एंड अनटिल फाइट सीन्स हैं। तो एक्टिंग में मुझे बहुत रिलैक्स करती है, मुझे बहुत डिटॉक्स करती है। मैं उतना ही शिद्दत से करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन फ्री काम है। बट निर्देशन तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट इज़ ऑल आई एम एंजॉयिंग डायरेक्टिंग नाउ। आपने बचपन की बात की, बचपन का जिक्र किया, तो बचपन में हर बच्चे का सपना होता है कि बड़े होके कुछ बनना है। आपने क्या तय किया था? नहीं, मैं सिनेमा, कुछ फैक्ट्री सेटिंग की प्रॉब्लम है। कुछ फैक्ट्री से ही ऊपर से ही कुछ गलत बन के आ गया था। तो पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे, ठीक है, जो PCS ऑफिसर्स होते हैं, बाद में वो प्रोमोटेड IAS भी हुए। तो पिताजी, अच्छा, माता जी थी टीचर और मम्मी टीचर थी, और वो भी साइकोलॉजी और दुनिया इस तरह के विषय वो पढ़ाया करती थी, और B.Ed M.Ed सब उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसा एटमॉस्फियर था। तो उन लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी अपेक्षाएं थी कि ये बच्चा हमारा भी IAS बनेगा, नहीं तो कुछ बहुत और भी इससे ऊपर का कुछ अगर हो सकता है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे बड़े पर्दे ने बहुत ही आकर्षित किया था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक वो फैसिनेशन ऐसा था कि अब ये जान के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन 4 साल की उम्र से ही कोई मुझसे कुछ कहता था तो मैं यही कहता था कि मुझे हीरो बनना है या एक्टर बनना है। 4 साल की उम्र से। बचपन में फिर मेरे माता पिता को ये लगा कि ये बचपन की बात है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 14 साल की उम्र में भी मैंने जब वही बोला, और 21 साल की उम्र में भी मैंने वही बोला, तो उन लोगों को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, ये अब नहीं सुधरने वाला। और मतलब खैर, बचपन में ना जब मुझे बुखार हो जाया करता था, तो मम्मी, मतलब बुखार का तो जो वो इलाज होता था, मेडिकल इलाज तो होता ही था,
मम्मी या पापा कोशिश करके सिनेमा हॉल हो या सिनेमा हॉल या टीवी पे आ रही, कोशिश करके मुझे एक फिल्म दिखा देते थे, तो उससे आप सही में सही हो जाता था। अरे वाह। पता नहीं क्या बात सही हो जाता था। और अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म दिख गई तब तो आधी गोली में ही हाँ, वो डबल उसका काम करती थी। बहुत बढ़िया। अब आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप क्या और नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं? फिर वही जैसे मैंने बताया ना कि पढ़ने लिखने की बचपन से बड़ी आदत थी, तो बचपन में मैं अमर चित्रकथा बहुत पढ़ा करता था। तो इतिहास हुआ, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, हमारे मिथ, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। और बाहर के भी जो माइथोलॉजी है, वेदर इट इज़ ग्रीक माइथोलॉजी, वेदर इट इज़ क्रिश्चियन माइथोलॉजी, वेदर इट इज़ इस्लामिक माइथोलॉजी, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो मैं अधिकतर फिल्में इन्हीं सब टॉपिक्स पे मैं बनाने चाहता हूँ कि मैं और लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी अगली फिल्म संत तुलसीदास जी के ऊपर हो। उसके अलावा कुछ मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, वेब फिल्म्स हैं, जो कि थ्रिलर्स भी हैं, कॉमेडीज़ भी हैं, वो सब भी। लेकिन माई हार्ट इज़ रियली लाइंग नाउ, एक ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो हमेशा के लिए क्रॉनिकल हो जाए, जो थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ रहें और लोग हमेशा याद रखें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि सिनेमा हमेशा सामाजिक सरोकारों का सिनेमा रहा है, जैसा हमने बात भी किया, और वास्तव में वो सिनेमा जो हम देखते हैं, जिन फिल्मों के नाम आपने लिए, वो अमर भी हो गई हैं फिल्में, और वो जनरेशन्स देख रही हैं, आने वाली जनरेशन्स भी देखेंगे, आई एम श्योर। और आपके लिए भी हमारी यही विशेष कि आपका भी जो सिनेमा क्रिएट हो वो इसी तरह का सिनेमा क्रिएट हो। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।